सोचो, अगर एक दिन तुम्हें पता चले कि तुम्हारी फैमिली सिर्फ नॉर्मल नहीं बल्कि एक कर्स्ड ब्लड लाइन का हिस्सा है, जहां हर जेनरेशन को अपनी जान का सैक्रिफाइस देना पड़ता है। और सबसे स्कैरी बात, तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम ऑलरेडी उनके ट्रैप में आ चुके हो। आज की स्टोरी एक ऐसी लड़की की है जो अपनी पास्ट से भाग रही थी, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उसका पास्ट ही उसका फ्यूचर बनने वाला है। ये सिर्फ एक हॉरर मूवी नहीं, ये माइंड गेम है, ट्रॉमा है और एक ऐसी डार्क रियलिटी है जहां से वापस आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस स्टोरी का ट्विस्ट तुम्हें कंप्लीटली शॉक कर देगा। आज की स्टोरी स्टार्ट होती है साल 1973 से, जहां एक यंग गर्ल पेग अपनी शादी के दिन खड़ी है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन हवा में एक अजीब सा अनईजी वाइब ऑलरेडी फील हो रहा होता है। बाहर का सीन देखो तो कुछ लोग नजर आते हैं जिनके चेहरों पर अजीब जूते के बने हुए मास्क होते हैं और उनके साथ एक बकरी भी होती है। ये लोग चुपचाप कहीं जा रहे होते हैं, जैसे कोई सीक्रेट रिचुअल चल रहा हो। दूसरी तरफ पेग अपनी वेडिंग पर अचानक बेचैन हो जाती है। उसकी तबीयत खराब होने लगती है। वो बाहर आती है वॉमिट करने के लिए, लेकिन जैसे ही वो बाहर देखती है उसे सिर्फ वो बकरी नजर आती है और वो लोग गायब। ये मोमेंट ऑलरेडी सिग्नल देता है कि कुछ नॉर्मल नहीं है। थोड़ी देर बाद उसका हस्बैंड उसे ढूंढने आता है, लेकिन पेग कहीं नहीं मिलती। सिर्फ एक छोटी सी रिंग मिलती है और पेग बिना किसी ट्रेस के डिसअपियर हो जाती है। और फिर टाइम फास्ट फॉरवर्ड होता है। अब प्रेजेंट टाइम में एक और वुमन को देखते हैं जो खुद को हैंग कर लेती है। सबसे स्कैरी बात, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता, कोई चेक भी नहीं करता कि वो जिंदा है या नहीं। दिन गुजर जाते हैं, उसकी डेड बॉडी वहां लटकती रहती है, स्लोली डिकम्पोज होती हुई, जब तक कि रोप टूट नहीं जाता और बॉडी नीचे गिर जाती है। तब जाके लोगों को स्मेल से पता चलता है कि वो मर चुकी है। अथॉरिटीज आती हैं, बॉडी को ले जाती हैं और उस वुमन की बेटी शू को इन्फॉर्म किया जाता है। शू ये सुनकर कंप्लीटली शॉक हो जाती है। वो अपनी फ्रेंड मीला के अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाती है, लेकिन उसकी मेंटल कंडीशन ऑलरेडी अनस्टेबल होने लगती है। घर में जीसस की तस्वीर और क्रॉस देखकर वो पैनिक करने लगती है, जैसे उसके अंदर कोई फियर डीपली बैठा हुआ हो। मीला उसका ख्याल रखती है, लेकिन शू का अंदर का डर कंट्रोल से बाहर जा रहा होता है। एक रात शू बाहर आती है स्मोक करने, तब उसे एक मैसेज मिलता है। उसकी नर्सिंग जॉब से मैसेज आता है कि उसे एक ओल्ड लेडी की केयर के लिए भेजा जा रहा है, जिसको मेमोरी लॉस के साथ और भी काफ़ी मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं। नेक्स्ट डे शू उस एड्रेस के लिए निकल पड़ती है। बस स्टॉप पर जब वो ड्राइवर से पूछती है तो ड्राइवर को कुछ पता नहीं होता। पीछे बैठा एक ओल्ड मैन उसे वार्न करता है, वहाँ मत जाओ, लेकिन शू ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी होती है। फाइनली वो उस जगह के पास पहुंचती है जहां उसे एक छोटा सा बच्चा दिखता है जो एक बकरी के साथ खड़ा होता है और चुपचाप उसे घूर रहा होता है। ये सेम बकरी का सिंबल फिर से रिपीट हो रहा होता है। शू को सब कुछ स्ट्रेंज लगता है, लेकिन वो इग्नोर करके आगे बढ़ती है। वो घर का दरवाज़ा नॉक करती है और एक ओल्ड लेडी दरवाज़ा खोलने आती है, लेकिन जैसे ही वो सामने आती है वो एम्बैरस होकर वहाँ से भाग जाती है। शू समझ जाती है कि उसकी कंडीशन काफ़ी सीरियस है। मजबूरन शू को ग्लास तोड़कर अंदर एंटर करना पड़ता है। घर के अंदर एक अजीब सी साइलेंस होती है और लगता है जैसे कोई उसे देख रहा हो। ओल्ड लेडी क्लियरली उससे हाइड करने की कोशिश कर रही होती है। जब शू उसे ढूंढ रही होती है, उसकी नज़र एक स्ट्रेंज रेड डॉट पर पड़ती है, जिसके ऊपर एक हॉर्स शू लटका होता है। शू के माइंड में इंस्टेंटली ये थॉट आता है कि हॉर्स शू नेगेटिव एनर्जीज को दूर रखता है, और उसी वक्त उसे फील होता है कि कोई उसके पीछे से गुजरा है। वो मुड़कर देखती है तो वही ओल्ड लेडी होती है, जो इतनी तेजी से गुजरती है कि कुछ दाने गिर जाते हैं। शू बिना कुछ कहे उन्हें क्लीन करने लगती है। तब ओल्ड लेडी पूछती है, तुम ये सब करने आई हो? शू कामली जवाब देती है, मैं आपकी केयरटेकर हूँ। दोनों के बीच स्लोली कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होती है और तब रिवील होता है कि उस ओल्ड लेडी का नाम पेग है, वही पेग जो 1973 में अपनी शादी के दिन गायब हो गई थी। अब सबसे बड़ा सवाल, वो यहाँ कैसे पहुंची और इतने सालों तक क्या हुआ उसके साथ? ये मिस्ट्री अभी बाकी है। जब शू उसे बात करवाने की बात करती है, पेग उसे अपनी बॉडी को टच करने नहीं देती। वो सिर्फ छोटे छोटे काम करवाती है और खुद ही सब करती है। जब शू उसके कपड़े चेंज करने में हेल्प करती है, उसे उसके वेस्ट पर एक अजीब सा रूट लाइक पैटर्न नजर आता है, जैसे कोई पुराना सिंबल या मार्क हो। शू को ये सब और ज्यादा सस्पिशियस लगने लगता है। शू कहती है कि उसे कॉल करनी है और रेस्ट करना है। पेग सीधा सामने फोन की तरफ इशारा करती है और कहती है, तुम जहाँ चाहो सो सकती हो। लेकिन शू को अब ये घर सिर्फ एक हाउस नहीं, एक डार्क मिस्ट्री का सेंटर लगने लगता है और असली हॉरर अभी स्टार्ट होने वाला है। अब स्टोरी और भी डार्क होने वाली है, क्योंकि शू का कनेक्शन इस घर के साथ अब डीपन होने लगता है। शू सबसे पहले अपनी फ्रेंड मिला को कॉल करती है, लेकिन कॉल कनेक्ट ही नहीं होती। वो फोन रखकर मुड़ने ही वाली होती है कि अचानक उसे नर्सिंग होम का कॉल आता है। वहां से उसे पेग की कंडीशन के बारे में डिटेल्स दी जाती हैं, लेकिन इस कॉल के बीच ही एक क्रीपी मोमेंट होता है। पेग अचानक उसके पीछे आकर पूछती है, तुम किससे बात कर रही थी? शू कैजुअली बोलती है, नर्सिंग होम से। लेकिन पेग का नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल अजीब होता है,
क्या तुमने कंफर्म किया कि वो सच में नर्सिंग होम था? ये सुनकर शू थोड़ी शॉक हो जाती है, लेकिन सिर्फ सर हिला देती है। अब वो पेग को उसके रूम में ले जाती है ताकि वो रेस्ट कर सके। रूम के अंदर शू एक फैमिली फोटो देखती है जिसमें पेग और उसका हस्बैंड होता है। शू पूछती है, तुम्हारे हस्बैंड के साथ क्या हुआ? पेग का जवाब और ज्यादा डिस्टर्बिंग होता है, उसने खुद अपनी जान ले ली। ये सुनकर एटमॉस्फेयर और हैवी हो जाता है। कुछ देर दोनों बात करते रहते हैं। फिर शू दोबारा मिला को कॉल करने जाती है। काफी देर बाद सिग्नल मिलता है, लेकिन सिर्फ 2 मिनट के लिए बात होती है। शू उसे कहती है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। जब शू बाहर खड़ी होती है, उसकी नज़र एक अजीब से बड़े ट्री पर पड़ती है। ये कोई नॉर्मल ट्री नहीं होता। इसके आसपास कैंडल्स चल रही होती हैं और उस पर कपड़े लटके हुए होते हैं। लोकल बिलीफ के अकॉर्डिंग ये ट्रीज उन जगहों पर लगाए जाते हैं जहां नेगेटिव एनर्जी ज्यादा होती है। लोग अपने कपड़े बांध देते हैं ताकि ट्री उनकी सिकनेस और नेगेटिविटी अब्सॉर्ब कर ले। लेकिन यहाँ भी एक स्ट्रेंज मोमेंट होता है। शू को फील होता है कि उसकी माँ उसके पीछे खड़ी है। वो तुरंत मुड़ती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। अब शू वापस घर के अंदर आती है और सीधा उस रेड डोर के पास जाती है। वो उसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन डोर नहीं खुलता। फ्रस्ट्रेटेड होकर वो शावर लेने चली जाती है और यहीं से रियल हॉरर स्टार्ट होता है। शावर के अंदर शू को फील होता है कि कोई उसके कान के पास धीरे धीरे विस्पर कर रहा है। आवाज़ बिल्कुल हल्की होती है, लेकिन क्लियर होती है। वो तुरंत बाहर चेक करती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। फिर दोबारा वही आवाज़ आती है। अब शू को लगता है कि ये आवाज़ पैग के रूम से आ रही है, लेकिन जब वो चेक करती है, पैग अपने बेड पर सो रही होती है। अचानक पैग को एक स्ट्रेंज पैनिक अटैक आता है। शू उसे मेडिसिन देती है और कंट्रोल करने की कोशिश करती है। इसी दौरान शू एक और डिस्टर्बिंग चीज़ नोटिस करती है। पैग नींद में भी क्लियरली बात कर रही होती है। वो कहती है, उन्हें म्यूज़िक पसंद है, वो म्यूज़िक से अट्रैक्ट होते हैं। शू कंफ्यूज होकर पूछती है, कौन? पैग धीरे से कहती है, कुछ लोग जो इस घर के नीचे रहते हैं। लेकिन शू इस बात को सीरियसली नहीं लेती। उसे लगता है कि पैग की मेंटल कंडीशन की वजह से ये सब इल्यूजन्स हैं। नेक्स्ट डे शू ग्रोसरी लेने जाती है। वहाँ के लोकल लोग पैग का नाम सुनकर उसका मजाक उड़ाते हैं। शू को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। लोग उसे बताते हैं कि पैग कभी किसी के साथ प्रॉपर्ली बिहेव नहीं करती थी। वापस आते वक्त एक लड़की शू के साथ चलने लगती है और वो एक शॉकिंग बात बताती है। पैग बहुत सालों तक मेंटल असाइलम में थी। अब शू का डाउट और स्ट्रांग हो जाता है। रात होती है और इस बार शू डिसाइड करती है कि वो रेड रूम के अंदर जाकर सच जानेगी। वो डोर के पास जाती है और इस बार डोर खुल जाता है। अंदर का सीन बिल्कुल नाइटमेयर जैसा होता है। शू को वहाँ वही मास्क लोग नजर आते हैं जो स्टार्ट में दिखाए गए थे। और तभी उसकी नज़र एक और शॉकिंग चीज़ पर पड़ती है। बाथटब के अंदर उसकी डेड माँ पड़ी होती है। शू डर के मारे तुरंत उसके पास जाती है, उसका हाथ पकड़ती है और अचानक उसकी माँ की आंखें खुल जाती हैं। शू जोर से चीखने लगती है और उसी वक्त उसकी फ्रेंड मीला उस पर हंस रही होती है। लेकिन नेक्स्ट सेकंड शू की आंख खुल जाती है। ये सब एक नाइटमेयर था, लेकिन ये सिर्फ ड्रीम नहीं लगता, ये एक वार्निंग जैसा फील होता है। शू तुरंत उठकर पैग को चेक करती है। पैग पीसफुली सो रही होती है, लेकिन जैसे ही शू रूम में एंटर करती है, पैग अजीब बातें बोलना स्टार्ट कर देती है। अगर तुमने अपना ख्याल नहीं रखा तो वो तुम्हें भी ले जाएंगे, जैसे मुझे ले गए। शू फिर भी इग्नोर करती है, लेकिन इस बार पैग और क्लियर बोलती है, वो कल्टिस्ट्स हैं, वो तुम्हें ले जाएंगे जैसे मुझे ले गए थे। और फिर फाइनली वो अपनी पास्ट रिवील करती है। वेडिंग के दिन वो लोग उसे उठाकर ले गए थे। जब उसके हस्बैंड को ये पता चला तो उसने उन कल्टिस्ट्स के साथ डील करने की कोशिश की। पैग कहती है, उस डील के बाद उन्होंने मेरी बॉडी पर ये स्ट्रेंज मार्क्स बना दिए। शू कहती है, मुझे लगा ये स्कार्स तुम्हारे हस्बैंड ने दिए। लेकिन पैग तुरंत मना कर देती है, नहीं, वो बहुत अच्छा इंसान था। और फिर पैग एक और डार्क सवाल पूछती है, क्या तुम पनिशमेंट के बारे में जानती हो? और यहीं से स्टोरी एक और डीपर डार्कर लेयर में एंटर करती है। अब स्टोरी एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल लेवल पर एंटर हो रही है, जहां हॉरर सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी है। शो अपना हाथ दिखाती है, जहां बर्न मार्क्स क्लियरली नजर आ रहे होते हैं, और वो कहती है, मेरी मॉम मुझे जबरदस्ती प्रे करवाती थी। अगर मैं गलती करती तो मुझे जला देती थी। ये सुनकर पैग चुप हो जाती है, फिर धीरे से पूछती है, अब तुम्हारी माँ कहाँ है? शू थोड़ी देर रुककर कहती है, उसने खुद को खत्म कर लिया। ये मोमेंट दोनों के बीच एक साइलेंट कनेक्शन क्रिएट करता है। पैग उसकी पेन फील करती है और उससे कहती है कि आज रात वो उसके पास सो जाए। नेक्स्ट मॉर्निंग शू डिसाइड करती है कि अब उसे सच जानना ही होगा। बेसमेंट में क्या है? वो की ढूंढती है और फाइनली रेड डोर खोल देती है। नीचे जाकर वो देखती है कि वहाँ कोई रिचुअल या लोग नहीं, सिर्फ एक सिंपल स्टोर रूम है।
लेकिन असली चीज वहां रखा हुआ एक ओल्ड एल्बम होता है। ये पेग की वेडिंग एल्बम होती है जिसमें उसका हस्बैंड भी नजर आता है। शू पेजेस फ्लिप करती है और उसे न्यूज़पेपर कटिंग्स मिलती हैं। उनमें क्लियरली लिखा होता है कि पेग अपनी शादी के दिन गायब हो गई थी और जब वो वापस आई उसका हस्बैंड तुरंत मर गया। लोगों ने ये मान लिया था कि पेग ने ही उसे मारा होगा। इसी वजह से उसे सालों तक मेंटल असाइलम में रहना पड़ा। शू ये सब पढ़ ही रही होती है कि अचानक स्टोर रूम की लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं। एटमॉस्फेयर इंस्टेंटली हैवी और स्कैरी हो जाता है। शू डर कर बाहर निकलने की कोशिश करती है लेकिन डोर बंद हो जाता है और उसे फील होता है कि कोई, उसकी मॉम, उसके पीछे खड़ी है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और डोर खोलने की कोशिश करती है। फाइनली डोर खुलता है और वो भागकर बाहर आ जाती है। नेक्स्ट डे वही छोटा लड़का दोबारा घर के पास आता है जो पहले भी बकरी के साथ देखा गया था। वो शू से पूछता है, क्या तुमने मेरी बकरी देखी? शू मना करती है और वो लड़का उदास होकर चला जाता है। आज एक और चीज होती है। शू के लिए एक पार्सल आता है। अंदर उसकी मॉम की चीजें होती हैं, लेकिन ये इमोशनल मोमेंट नहीं होता, बल्कि शू पैनिक करने लगती है क्योंकि उसका अपनी मॉम के साथ रिलेशनशिप कभी अच्छा नहीं था। वो इमोशनली कनेक्टेड नहीं बल्कि ट्रॉमेटाइज थी। पार्सल के अंदर वही कपड़े होते थे जो शू अपने नाइटमेयर्स में बार बार देखती थी, वही कपड़े जो उसकी मॉम पहनती थी। डर और गुस्से में शू उन कपड़ों को फर्नेस में जला देती है। इस इंसिडेंट के बाद मिला और शू के बीच एक इंटेंस आर्ग्यूमेंट होता है क्योंकि मिला ने ही ये पार्सल भेजा होता है। अब शू को लगने लगता है कि वो भी मेंटली अनस्टेबल हो रही है, बिल्कुल पेग की तरह। इसीलिए वो स्टोर जाती है और पेग के प्रिस्क्रिप्शन का यूज करके खुद के लिए मेडिसिन ले आती है। जब वो वापस घर आती है तो देखती है कि नर्सिंग सेंटर से कोई इंस्पेक्शन के लिए आया है, लेकिन पेग उस लड़की को दूर से ही भगा रही होती है, जैसे वो उसे थ्रेट समझ रही हो। शू उस लड़की को अंदर बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन जब तक वो स्पेयर की लाती है तब तक वो लड़की गायब हो चुकी होती है। और एक क्रीपी डिटेल, वो लड़की डोर के साथ चिपक कर उसे स्मेल कर रही होती है, जैसे कोई इंसान नहीं कुछ और हो। ये सब देखकर शू और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। अब उसे समझना ही होगा कि ये सब हो क्या रहा है। वो दोबारा स्टोर रूम में जाती है और पेग का एल्बम ले आती है, उसमें लिखी हुई पूरी स्टोरी को समझने के लिए। लेकिन इस बार एक और शॉकिंग चीज सामने आती है। उन न्यूज़पेपर कटिंग्स के बीच शू की मॉम की डेथ की न्यूज़ भी होती है। ये देखकर शू का दिमाग हिल जाता है। पेग और मेरी मॉम का क्या कनेक्शन है? जब वो ये सब सोच ही रही होती है तब रेड डोर अपने आप बार बार खुलने लगता है। शू डर के मारे उसे बंद करती रहती है, लेकिन इस बार डोर बंद ही नहीं होता। इसी वक्त पेग वहां आ जाती है और कहती है, मुझे पता है तुम बेसमेंट गई थी। फिर वो एक सीरियस वार्निंग देती है, तुम्हें कल ही यहाँ से चले जाना चाहिए। शू भी अब यहाँ रुकना नहीं चाहती। वो घर वापस जाने का प्लान बनाती है, लेकिन ग्रोसरी स्टोर पर उसे पता चलता है कि आज कोई बस नहीं चल रही। मजबूरन उसे वापस पेग के घर आना पड़ता है। घर आने पर पेग शू के कार्टन को देख रही होती है जो मिला ने भेजा था। उसमें शू की मॉम की काफ़ी फोटोज होती हैं और यहीं सबसे बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है। शू की मॉम असल में पेग की बेटी थी। मतलब शू जिस औरत से भाग रही थी, जिससे डर रही थी, वो ही उसकी नानी है, पेग। और अब स्टोरी सिर्फ हॉरर नहीं रही, ये एक कर्स्ड ब्लड लाइन की कहानी बन चुकी है। अब स्टोरी अपने फाइनल और मोस्ट इंटेंस फेज में एंटर कर चुकी है, जहां ट्रूथ भी सामने आता है और सैक्रिफाइस भी। सिंपल वर्ड्स में शू को पता चल जाता है कि वो सिर्फ एक रैंडम लड़की नहीं, वो पेग की ग्रैंडडॉटर है। ये सच जानकर पेग खुद भी शॉक हो जाती है। दूसरी तरफ जब शू जंगल के रास्ते वापस आ रही होती है तो उसे वही छोटे लड़के की बकरी फिर से मिलती है। एक मोमेंट के लिए वो सोचती है कि उसे साथ ले जाए, लेकिन इग्नोर करके घर वापस आ जाती है। घर आते ही पेग एक अजीब सवाल पूछती है, क्या तुम्हारी माँ के पैर ठीक नहीं थे? शू शॉक हो जाती है, तुम्हें कैसे पता? मैंने कभी बताया नहीं। तब पेग धीरे से कहती है, क्योंकि मैं तुम्हारी नानी हूँ, तुम्हारी माँ मेरी बेटी थी। और फिर वो अपना सबसे बड़ा राज खोलती है। पेग बताती है कि उसके हस्बैंड ने उन कल्टिस्ट्स के साथ एक डील की थी, अगर वो मुझे जिंदा छोड़ दें तो हम अपना पहला बच्चा उन्हें दे देंगे। लेकिन जब उसकी बेटी पैदा हुई, पेग के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी ही बेटी को उन लोगों के हवाले कर दे। इसलिए उसने अपनी बेटी को खुद से दूर भेज दिया और इस तरह उसने कल्ट के साथ किया हुआ प्रॉमिस तोड़ दिया। लेकिन ये कोई नॉर्मल लोग नहीं थे, ये एक डिमोनिक कल्ट था जो डेविल को वर्शिप करता था। उनकी नेगेटिव एनर्जी इतनी पावरफुल थी कि शू की माँ दूर रहकर भी उनके असर से बच नहीं पाई और इसी वजह से उसने अपनी लाइफ खत्म कर ली। अब शू को पहली बार लगता है कि शायद पेग सच बोल रही है। वो पूछती है, ये कल्ट असल में है क्या? पेग क्लियरली कहती है, ये शैतानी लोग हैं जो इंसानी सैक्रिफाइस पर बिलीव करते हैं।
तभी अचानक घर का डोर नॉक होता है। शू जाकर देखती है तो वही मिस्टीरियस वुमन होती है जो पहले भी आई थी और गायब हो गई थी। इस बार वो डोर के बाहर से धीरे धीरे विस्पर करती है, मैं तुम्हें काट दूंगी, मैं तुम्हें काट दूंगी। शू समझ जाती है ये भी कल्ट का हिस्सा है। डर के साथ वो वापस अंदर आती है और देखती है कि पेग बेसमेंट के दरवाजे के पास खड़ी है और वो धीरे धीरे गाना गा रही होती है। शू पूछती है, तुम क्या कर रही हो? पेग कहती है, मैं उन्हें बुला रही हूँ। जैसे ही वो ये कहती है, बेसमेंट का डोर बंद हो जाता है। शू कितनी भी कोशिश करे, डोर नहीं खुलता। काफी देर बाद जब डोर खुलता है, पेग बाहर आती है, बुरी तरह इंजर्ड। वो शू को बताती है, वो तुम्हें लेने आए हैं क्योंकि मैंने अपना प्रॉमिस तोड़ा। पेग कहती है कि उसने ट्राई किया था कि वो खुद को सैक्रिफाइस कर दे शू की जगह, लेकिन अब कल्ट उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अब उन्हें शू चाहिए क्योंकि वो ब्लड लाइन की नेक्स्ट हेयर है। ये सुनकर शू कंप्लीटली पैनिक हो जाती है। वो हेल्प के लिए बाहर जाने का डिसाइड करती है, लेकिन पूरा टाउन सुनसान होता है। लोग अपने घरों में बंद होते हैं, डोर्स और विंडोज लॉक, क्योंकि आज एक स्ट्रेंज फेस्टिवल हो रहा होता है। तभी शू को पीछे से एक क्रीपी साउंड सुनाई देता है। वो मुड़कर देखती है, एक मास्क्ड आदमी ड्रम बजा रहा होता है और उसके साथ 2 और लोग होते हैं जो रेड सैक से कवर्ड होते हैं, और धीरे धीरे और कल्ट मेंबर्स वहां आने लगते हैं। शू डर के मारे भागकर घर के अंदर चली जाती है। अब वो लोग उसके घर के दरवाजे पर आकर जोर जोर से नॉक करने लगते हैं। अंदर शू पैनिक में मिरर के सामने खड़ी होती है। उसे जीसस की तस्वीर और रेड क्रॉस नजर आता है जो उसके पास्ट ट्रॉमा को ट्रिगर कर देता है, और फिर उसे अपनी डेड मॉम दिखाई देती है। उसका दिमाग कंट्रोल लूज करने लगता है और वो नाइफ उठाती है खुद को खत्म करने के लिए, लेकिन उससे पहले पेग पीछे से आती है और खुद को नाइफ मार लेती है ताकि शू की जान बच जाए। ये एक अल्टीमेट सैक्रिफाइस होता है। इस शॉक से शू होश में आती है और टूट जाती है। मेरी वजह से मेरी नानी ने अपनी जान दे दी। बाहर अभी भी नॉकिंग हो रही होती है और शू को मिला की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन इस बार शू स्मार्ट होती है। उसे लगता है कि ये कल्ट उसे मैनिपुलेट कर रहा है, इसलिए वो डोर नहीं खोलती। काफ़ी देर बाद जब सब आवाज़ें बंद हो जाती हैं, तब शू धीरे से दरवाज़ा खोलती है और यहीं स्टोरी अपने फाइनल मिस्ट्री के एज पर खड़ी होती है। क्या शू इस कर्स्ड साइकिल को तोड़ पाएगी या फिर ये ब्लड लाइन कर्स कभी खत्म नहीं होगा? अब स्टोरी अपने फाइनल क्लाइमैक्स पर आ चुकी है, जहां सच, इल्यूजन और सैक्रिफाइस सब एक साथ कोलाइड करते हैं। जब शू फाइनली डोर खोलती है तो उसकी नज़र सीढ़ियों पर पड़ती है। वहां एक रिंग होती है, मिला की रिंग। इस एक चीज से सब क्लियर हो जाता है। शू समझ जाती है कि उसकी फ्रेंड सच में यहाँ आई थी, और कल्ट के लोग जब किसी को ले जाते हैं तो उसकी रिंग वहां छोड़ देते हैं। अब शू के पास 2 चॉइसेस थी, या तो वो डर कर भाग जाती या फिर फाइट करती। और इस बार शू हार मानने वाली नहीं थी। अपनी फ्रेंड के लिए वो डिसाइड करती है कि वो कल्ट का सामना करेगी। जब वो घर के अंदर आती है तो उसे एक वेडिंग ड्रेस नजर आती है। ये सिर्फ एक ड्रेस नहीं, ये एक सिंबल है उसी रिचुअल का जहां से सब शुरू हुआ था। शू वो ड्रेस पहन लेती है और अपनी रिंग निकाल देती है, जैसे वो खुद को इस रिचुअल के लिए प्रिपेयर कर रही हो। अब वो बेसमेंट का डोर खोलती है, लेकिन इस बार बेसमेंट सेम नहीं होता। वहां कोई स्टोर रूम नहीं, वहां एक बिल्कुल अलग दुनिया होती है, एक डार्क ट्विस्टेड रेल्म, जैसे रियलिटी और नाइटमेयर मर्ज हो गए हों। जैसे ही शू अंदर जाती है, कल्ट के लोग उसे वेलकम करते हैं और उसके सर पर क्राउन रख देते हैं, जैसे वो उनकी नेक्स्ट सैक्रिफाइस हो या शायद नेक्स्ट चोजन वन हो। और तभी एक हॉरिफाइंग फिगर उसके सामने आता है, एक आदमी जिसके सर पर बकरी के सिंग होते हैं। यही वो डीमन है जिसे ये कल्ट वर्शिप करता है। जैसे ही शूज डीमन को देखती है, उसकी आंखों से खून बहना शुरू हो जाता है। ये सिर्फ फिजिकल रिएक्शन नहीं, ये उसके अंदर चल रही मेंटल और सुपरनैचुरल ब्रेकडाउन का सिग्नल है। कट होता है नेक्स्ट सीन पर, जहां मिला उस रेड डोर के बाहर बैठी होती है, रोती हुई और शू के लिए भीख मांग रही होती है। यहाँ एक और शॉकिंग ट्रूथ रिवील होता है। मिला को कल्ट ने किडनैप नहीं किया था, ये सब एक ट्रैप था। कल्ट ने पूरा ड्रामा क्रिएट किया सिर्फ शू को अपनी तरफ खींचने के लिए, ताकि वो खुद अपनी मर्जी से उनके पास आ जाए। और इस तरह शू ने खुद ही वो रास्ता चूज किया जहां से वापस आना शायद मुमकिन नहीं। एंडिंग मीनिंग, शॉर्ट पावरफुल क्लोजर। ये स्टोरी सिर्फ एक हॉरर नहीं थी, ये एक कर्स्ड ब्लड लाइन, ट्रॉमा और मैनिपुलेशन की कहानी थी, जहां पास्ट के सिंस फ्यूचर जेनरेशंस को चेस करते हैं। और सबसे डेंजरस चीज क्या थी? फियर नहीं, बल्कि बिलीफ। और इसी डार्क नोट पर ये मूवी खत्म होती है। फ्रेवाका एक ऐसी हॉरर फिल्म है जो चिल्लाने से नहीं, अंदर से डर पैदा करती है।
ये वो टाइप की मूवी है जो आपको जंप स्केयर से नहीं बल्कि साइलेंस, एनवायरनमेंट और स्लोली बिल्ड होती टेंशन से डिस्टर्ब करती है। स्टोरी सिंपल लगती है, एक केयरटेकर शू और एक मिस्टीरियस ओल्ड वुमन पेग, लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है ये सिर्फ हॉरर नहीं रहती, ये बन जाती है ट्रॉमा, गिल्ट और पुरानी कहानियों का एक साइकोलॉजिकल मेज। एटमॉस्फेयर इस फिल्म का सबसे बड़ा वेपन है। रिमोट आयरिश विलेज, डार्क रूम्स, रेड डोर और वो अनईजी साइलेंस। क्रिटिक्स ने बिल्कुल सही कहा है, दिस फिल्म मेक्स यू अफ्रेड ऑफ शैडोज। हर सीन में एक हैवीनेस है, जैसे कुछ गलत होने वाला है, बट कब और कैसे ये फिल्म आपको गेस करने पे मजबूर करती है। शू, क्लेयर मोनेल्ली और पेग, ब्रीड नी नेक्टैन के बीच जो कनेक्शन डेवलप होता है वही फिल्म का इमोशनल कोर है। ये सिर्फ केयरटेकर पेशेंट रिलेशनशिप नहीं बल्कि जेनरेशनल ट्रॉमा का रिफ्लेक्शन है। दोनों कैरेक्टर्स अपने पास्ट से भाग नहीं पा रही और वही पास्ट उन्हें इस हॉरर की तरफ खींच रहा है। सबसे यूनिक बात, ये फिल्म टिपिकल डिमोनिक हॉरर फॉलो नहीं करती। यहाँ फोकस है आयरिश फोकलोर पर, ना सीधे फेरी लाइक एंटिटीज, जो स्टोरी को एक फ्रेश और कल्चरल डेप्थ देता है। इस वजह से फिल्म अलग फील होती है, ऑलमोस्ट लाइक द विकर मैन या मॉडर्न स्लो बर्न हॉरर्स जैसे मिडसमर। लेकिन हाँ, ये फिल्म सबके लिए नहीं है। पेसिंग काफ़ी स्लो है, वेरी स्लो बर्न। कुछ व्यूअर्स को लगेगा कि स्टोरी ड्रैग हो रही है या प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं हो रही। एंडिंग भी थोड़ी एम्बिग्यूअस है, जो कुछ लोगों को जीनियस लगेगी और कुछ को कंफ्यूजिंग। लेकिन अगर आप पेशेंस के साथ देखें तो ये फिल्म आपको डीपली डिस्टर्ब भी करेगी और सोचने पर मजबूर भी। फाइनल वर्डिक्ट, ओवरऑल रेटिंग 8/10, ब्रेकडाउन, एटमॉस्फेयर एंड हॉरर फील 9/10, स्टोरी एंड थीम्स 8/10, एक्टिंग 8.5/10, पेसिंग 6.5/10। ये मूवी सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं है, ये उन जख्मों की कहानी है जो वक्त के साथ भी ठीक नहीं होते और कभी कभी वो जख्म ही सबसे बड़ा हॉरर बन जाते हैं। तो ये थी फ्रुआका 2025 की डार्क और डिस्टर्बिंग कहानी, जहां एक सिंपल सी लड़की अपनी ही फैमिली के पास्ट का शिकार बन जाती है। सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या शू सच में विक्टिम थी या फिर उसने खुद अननोइंगली अपनी डेस्टिनी चूज की? और अगर तुम ध्यान से देखो तो ये मूवी हमें ये भी सिखाती है कि कभी कभी मॉन्स्टर्स बाहर नहीं होते, वो हमारे बिलीव्स, ट्रॉमा और पास्ट के अंदर छुपे होते हैं। अगर तुम्हें ऐसी डार्क, माइंड ब्लोइंग और ट्विस्टेड स्टोरीज पसंद है तो चैनल फिल्मी दुनिया हिंदी उर्दू को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक और डेंजरस और शॉकिंग स्टोरी के साथ। तब तक रियलिटी और इल्यूजन के बीच का फ़र्क समझने की कोशिश करो।